गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या अभी सबको पता है, अभी एस्टेट का एग्जाम है, इन फ्यूचर्स में होगा आफ्टर मीन से दिसंबर के फर्स्ट वीक में EMRS का भी एग्जाम होगा और साथ के साथ चंडीगढ़ PGT का भी एग्जाम होगा। इन्हीं एग्जाम्स को लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा कुछ बेसिक से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। देखो, क्वेश्चन सबको आते हैं, क्वेश्चन मतलब हर कोई अगर एग्जाम में बैठता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मतलब विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट समथिंग कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जरूर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है, जब हम ऑप्शंस को रीड करते हैं, ऑप्शन 1 भी हो सकता है, ऑप्शन 2 भी हो सकता है, मतलब हम ऑप्शंस को डेफिनेट मतलब 100% श्योर के साथ हैं, ये नहीं कह सकते, ये चेक नहीं कर सकते कि हाँ हमारा 100% 1 ऑप्शन ही राइट है या सेकंड ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन राइट है या फोर्थ ऑप्शन राइट है, मतलब कंफ्यूजन रहता है। लेकिन देखो बेटा, सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करो, राइट। देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जस्ट आपके पास एक कपबोर्ड है, उस कपबोर्ड में अगर आप ऐसे ही कपड़ों को ऐसे ही मतलब लगा दोगे, ठूस दोगे, तो आपको जब भी आपको किसी भी कपड़े की नीड होगी, डेफिनेटली आप उन सभी कपड़ों को दोबारा निकालोगे, फिर उस कपड़े को सर्च करोगे जिसकी भी आपको नीड होगी। लेकिन अगर मैं इसी प्रोसेस को कहूं, अगर आप पहले ही हर कपड़े को मतलब हर कलर के अकॉर्डिंग, हर मेंबर के अकॉर्डिंग, हर कपड़े को आप अगर अच्छे से आप कपबोर्ड में सेट करते हो, तो आपको आई थिंक नीड नहीं होगी। जब आपको जो भी कपड़ा निकालना होगा, आप डेफिनेटली उस कपड़े को निकाल लोगे, राइट। ठीक सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अगर आप इस प्रकार से आप अपने माइंड में क्वेश्चंस के मतलब इस प्रकार से रीड करोगे, मींस बिल्कुल ऐसे ठूस लोगे उसको, तो आप मतलब ऐसे ही कंफ्यूजन रहने वाला है आपके ऑप्शंस में। समझ गए? आपको कैसे पढ़ना, हमेशा अच्छे से पढ़ो, भी रिलैक्स होके पढ़ो। किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, आप उसको रिलेट करके देखो, ये अपने आप से रिलेट करो, दूसरी चीजों से रिलेट करो, कैसे भी करो, लेकिन अच्छे से एक दूसरे से रिलेट करके, स्टोरी करके, कुछ भी अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग करके उसको समझो, तभी आपके माइंड में अच्छे से सेट होगा वो चीज, और तभी आप डेफिनेटली एक ऑप्शन के लिए श्योर रहोगे, राइट। तो देखो, आज हम कुछ ज्यादा हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, स्टार्टिंग से करवाऊंगी, बेसिक से करवाऊंगी, राइट, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सिर्फ मुझे 15 मिनट देना। आफ्टर 15 मिनट के बाद आप अपने आप में खुद इंप्रूवमेंट देखोगे कि आपने क्या आपको पहले आता था और क्या आपने अभी सीखा है। समझ गए? अब देखो, जिसको आता है दैट्स गुड, ठीक है, आप अपनी एक्यूरेसी के साथ अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना, और जिसको नहीं आता बी पेशेंट। 1D 2D एंड 3D आई थिंक ये सबको आता होगा। रेस्ट और मोशन में आई थिंक मुझे बताने की नीड नहीं है। अब चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही मैंने बोला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कुछ के माइंड्स में तो यही आ गया, क्या मैम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यस बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग है बेसिक्स का। और यकीन मानिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आप पहले उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। जो ये कहता था ना कि मेरे को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आता, प्लीज आप मेरे को इस क्वेश्चन को देखो और फिर मेरे को ये बताओ। आप प्लीज वीडियो को पॉज करो और आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। आई थिंक देखो, क्वेश्चन कंप्लीट ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। इनमें से एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है और 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, मोर देन 1। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज, ध्यान से देखो बेटा, आवर फर्स्ट ऑप्शन इज 1D ऑप्शन, सॉरी इन 1D मोशन। यहाँ पे क्या आएगा, इन 1D मोशन। इन 1D मोशन में D से डिस्टेंस इज इक्वल टू से डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड ऑप्शन, डिस्टेंस इक्वल टू 0, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। And our third option is if displacement equal to 0, then D must be 0. Our fourth option is if D means distance not equal to 0, then displacement can't be 0. And our fifth option is if displacement not equal to 0, then D may be 0. And our sixth option है if displacement equal to 0, then D may be 0. ये हमारे पास 6 ऑप्शन है। ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है।
देखो टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल समझना, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है बहुत अच्छे से समझना। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है देन आप बहुत अच्छे से, आपको फिजिक्स की फील आएगी, हर चीज को आप अच्छे से फील कर सकते हो और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट 5 यूनिट है 11th के, जो फर्स्ट 5 यूनिट होती बेसिक है, अगर आप उनको अच्छे से कर लिया आपने, मोशन इन 1D 2D NLM वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन, अगर आपको ये 4 वो आ जाते हैं 4 यूनिट है देन रोटेशनल मोशन बिल्कुल इजी है, नो डाउट। अगर आपको ये नहीं क्लियर, अगर आप जाते हो सीधा जंप करते हो रोटेशनल मोशन पे, तब आपको बहुत टिपिकल लगने वाला है, समझ गए। तो आपको चीजों को धीरे धीरे समझना है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, समझ गए। देखो आप फ्यूचर हो, आप पढ़ रहे हो, मतलब आप खुद अब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ताकि आप अच्छे से पोस्ट लो, अच्छे से लेक्चरर बन जाओ कल जाके। और फिर आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, आपको कितना टाइम लगा होगा यहां तक आने के लिए, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। क्या आप भी यही चाहते हो, क्या आपका आने वाला फ्यूचर या आपके बच्चे भी ऐसे ही पढ़े, उनको भी ऐसे ही टाइम लगे सक्सेस होने के लिए? नहीं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और अच्छे से ही पढ़ाना है। एक टीचर्स का काम होता है वो अच्छे से, आई थिंक मेरे आइडिया में आपका अपना 100% देना चाहिए एक टीचर्स को, एक बेस्ट टीचर्स बनने के लिए, समझ गए। और ताकि वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसका जो खुद के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऐसा लगे कि चीजें सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना उनको बनाया गया है या दिखाया गया है, समझ गए। तो जो भी करो अच्छे से करो। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, जिसने किया ठीक है, जिसने नहीं किया ध्यान से समझो। जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले थिंक अबाउट द टर्न, आपको टर्न के लिए सोचना, टर्न के बारे में सोचना है। देखो ये और फर्स्ट ऑप्शन इज इन 1D मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये 1D मोशन की बात है। अब एक्चुअली 1D मोशन क्या होता है? 1D मोशन मीन्स कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर मूव करती है इन ओनली इन वन डायरेक्शन, मीन्स इस मतलब एक लाइन में मूव करेगी। अब उसकी जो डायरेक्शन होगी या तो पैरेलल हो सकती है या फिर एंटी पैरेलल हो सकती है, दैट्स इट। ये कहती है 1D में। तो यहाँ पे या तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल होगी, राइट। अब उसने क्या कहा, इन 1 में डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट के। मैंने क्या कहा, इन 1D मोशन में क्या होता है, पार्टिकल है मूव करता है इन स्ट्रेट लाइन में, उसकी जो डायरेक्शन होगी या तो पैरेलल होगी या फिर एंटी पैरेलल होगी, दैट्स इट। अब उसने ये कहा, जैसे मान लिया मैंने ये कहा पार्टिकल ऐसे मूव किया 1D में, ठीक है, उसने कहा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सोचो इसके बारे में, अगर पार्टिकल टर्न कर जाता है तो उस सिचुएशंस में क्या हुआ, जैसे ही पार्टिकल ने टर्न किया तो डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेम सिचुएशंस में डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया, वह अपने इनिशियल पोजीशंस पे आना स्टार्ट कर जाता है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी और जो है डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो वी कांट से इन 1D मोशन is equal to means distance is equal to displacement. Now on the second option, if d equal to 0, first अब इसके बारे में सोचो, d equal to 0 means distance है वो 0 है, that means पार्टिकल जहां था वहीं पे है, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल डज नॉट मूव, पार्टिकल ने अभी मूव नहीं किया है। डिस्टेंस d equal to 0 means क्या है, पार्टिकल रेस्ट में है। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल एट रेस्ट, नो। अब यहाँ पे था मस्ट, अब यहाँ पे मस्ट है। अब उसने कहा कि देखो d, इफ d इक्वल टू 0 मीन्स डिस्टेंस पार्टिकल एट रेस्ट में है, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। यस, इस केस में ऐसा होगा क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल ने मूव नहीं किया है, पार्टिकल कांट मूव, पार्टिकल ने मूव नहीं किया है, तो सिचुएशंस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला। देन अब सेकंड ऑप्शन इज राइट। नाउ और गोज थर्ड ऑप्शन, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 किन दो ऑप्शन में हो सकता है, किन दो सिचुएशंस में हो सकता है। इफ अगर पार्टिकल है बिल्कुल रेस्ट में, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर 0। अगर पार्टिकल ने मूव ही नहीं किया, दैट्स उस सिचुएशंस में
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो रहेंगे। लेकिन देन डी मस्ट बी, उसने कहा डिस्टेंस है क्या मस्ट भी जीरो होगी। अब इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। उसने कहा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो मीन्स पार्टिकल है या तो रेस्ट में रहा होगा या फिर पार्टिकल ने टर्न चला और फिर मूव करके वापस टर्न सेम जहां पे इनिशियल पोजीशन था सेम फाइनल पोजीशन पे आ गया। तो एक इस केस में डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी, एक इस केस में डिस्प्लेसमेंट है जीरो रहेगी। कब? जब पार्टिकल है रेस्ट में है और जब पार्टिकल टर्न करके सेम अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ पे डी मस्ट बी जीरो। नो, हो सकता है डिस्टेंस है, हो सकता है पार्टिकल है मूव करके वापस आया हुआ, उस केस में डी कांट भी जीरो। मे और मे नॉट भी जीरो। डिस्टेंस अगर लिखता है यहाँ पे मे और मे नॉट भी जीरो, तो यहाँ पे ऐसे अगर मे डी में जीरो कब हो सकता था? जब पार्टिकल रेस्ट में है। और डी मे और मे नॉट भी जीरो, मे और मे नॉट भी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो है देन उस केस में जो डिस्टेंस है मे जीरो कब होगी? जब पार्टिकल रेस्ट में होगा। और मे नॉट जीरो अगर पार्टिकल ने टर्न किया है उस केस में डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर पार्टिकल मूव करके अगर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी, डिस्टेंस कांट जीरो। अब अगर फोर्थ ऑप्शन इफ डिस्प्लेसमेंट इफ डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स पार्टिकल ने मूव किया है। यहाँ पे लिखो पार्टिकल ने मूव किया है, देन डिस्प्लेसमेंट कांट भी जीरो। पार्टिकल ने मूव किया है। अब देखो यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है। वो अगर उसने लिखा मस्ट तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। डी डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो देन एस कांट भी जीरो। एस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है जीरो हो सकती है अगर पार्टिकल ने टर्न किया है। यहाँ पे देखो अगर पार्टिकल ऐसे टर्न करके वापस आ जाता है तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। लेकिन उन्होंने लिखा कांट भी जीरो, कांट मतलब जीरो नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ। नाउ फिफ्थ ऑप्शन इफ डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स पार्टिकल ने टर्न किया मीन्स पार्टिकल ने मूव किया है, आगे चला है, देन डी में भी जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तब उसने कहा डी में भी जीरो। नो, डी इसने कहा डिस्टेंस है वो जीरो होगी, नहीं होगी। जब पार्टिकल ने मूव किया, जैसे ही पार्टिकल है मूव कर देता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। नाउ और फिफ्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ और सिक्स्थ ऑप्शन देखो, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ दो ही सिचुएशंस में जीरो होगा, या तो पार्टिकल कब है एट रेस्ट में है या फिर पार्टिकल स्टार्ट किया और वापस सेम इनिशियल पोजीशंस पे आ गया। इन दो ही सिचुएशंस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, अदरवाइज कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसा वो नहीं है पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। मीन्स आप ऐसे फील करो जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया और ऐसे ये मेरे पास सेम वही पोजीशंस पे आ गया जहां से मैंने थ्रो किया था। मीन्स यहाँ पे इसने मूव किया है, यहाँ पे डिस्टेंस है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है ये सेम पोजीशन पे सेम वही आ गया, तो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रहेगी। तो यहाँ पे इसे कहा या तो वो रेस्ट में है सेम या फिर वो टर्न करके वापस आया, देन डी में भी जीरो। मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इस केस में मे भी जीरो। अगर पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में है उस केस में डिस्टेंस जीरो हो सकती है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। तो नाउ आवर सेकंड ऑप्शन एंड आवर सिक्स्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो एस्टेट को कोई भी पैटर्न नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप केवीएस और एनवीएस का एग्जाम देखोगे उन्हीं के सेम पैटर्न की तरह ही आपका ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है। सेम ही प्रोसीजर रहेगा चंडीगढ़ पीसीटी का, तो ठीक है सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने अगर लास्ट का केवीएस का एग्जाम देखा होगा तो आई थिंक फर्स्ट या 5 यूनिट से ना, फर्स्ट 5 यूनिट से आई थिंक 25 क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल बेसिक थे, बिल्कुल ही बेसिक थे। जस्ट मतलब मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हूँ, आप यकीन मानना आपने अभी तक मैथ में ऐसा देखा होगा कि मतलब विदाउट पेन कॉपी माइंड में कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपने ऐसा सुना होगा। लेकिन आज आप फिजिक्स में ऐसा चमत्कार देखोगे, आपको पेन कॉपी उठाने की नीड नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से और आप
कुछ मिनट के बाद मैं जैसे ये अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं अच्छे से समझाने के बाद आप बताओगे अपने आप माइंड में बगैर पेन कॉपी लिए। अभी आई थिंक ये क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। नाउ गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कुछ इंपॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट करवाऊंगी और इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, ज्यादा नहीं करवाऊंगी, और जो भी मुझे लगता है कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स करवाऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊंगी, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, हो गया क्लियर? या एक बार और देखो दोबारा मैं अच्छे से समझने की कोशिश करूं। और फर्स्ट ऑप्शन में कहा इन वन डी मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है, नहीं। अब जब भी आ जाए आप टर्न के बारे में सोचना, जैसे ही पार्टिकल ने टर्न कर लिया मीन्स वहां पे डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। जब तक पार्टिकल टर्न नहीं करता उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां तक सेम होते हैं, यहां तक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल ने टर्न किया डिस्टेंस है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी और डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज होगी, राइट। नाउ और द सेकंड ऑप्शन में कहा d इक्वल टू जीरो। d इक्वल टू जीरो मीन्स पार्टिकल डज नॉट मूव, पार्टिकल ने मूव नहीं किया, पार्टिकल रेस्ट में है। जब पार्टिकल रेस्ट में है तो इसने कहा s मस्ट बी जीरो, उसने कहा डिस्प्लेसमेंट है मस्ट बी जीरो, उसने कहा कि यहाँ पे तो ये गलत हो गया, सॉरी ठीक हो गया, डी मस्ट बी जीरो। पार्टिकल ने टर्न ही नहीं किया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो रहेंगे। और थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो दो केस में होगा, या तो पार्टिकल ने टर्न करके वापस सेम पोजीशन पे आ गया, या फिर पार्टिकल ने मूव ही नहीं किया, देन डी मस्ट बी जीरो। नो मस्ट नहीं आएगा, वो लिख सकता था यहाँ पे मे और मे नोट, अगर वो यहाँ पे लिखता मे और मे नोट बी जीरो देन ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन उसने कहा डी मस्ट बी जीरो। मस्ट मतलब 100% श्योर है कि डी मस्ट बी जीरो, और ये मस्ट बी जीरो कब आता जब पार्टिकल ने मूव ही नहीं किया, मतलब रेस्ट में है। और यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट है एक तो पार्टिकल रेस्ट में है तब होगा, या फिर पार्टिकल टर्न करके सेम पोजीशन पे आया होगा इनिशियल पोजीशन पे। तो ये था मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नाम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। जैसे अब मेरे को बताना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैंने किसी एक स्टूडेंट को रैंडम पिक किया, मतलब रैंडम उसको उठाया और मैंने उसको बोल दिया बेटा आप बाहर जाओ, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर गया, मतलब बाहर जाने से पहले मैं यहाँ पे खड़ी थी, राइट। फिर आफ्टर सम टाइम्स के बाद मैंने उसको बुला लिया कि बेटा आप अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आता है तो मेरे को वो यहाँ पाता है। तो आप मेरे को ये बताओ, वो वाला स्टूडेंट जिसको मैंने बाहर भेजा था वो मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी मेजर करेगा? डिस्टेंस अच्छे से मेजर कर पाएगा या फिर मेरी डिस्प्लेसमेंट अच्छे से मेजर कर पाएगा? अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। वो मतलब जो स्टूडेंट मैंने बाहर भेजा था, जिस स्टूडेंट्स को मैंने, वो मेरी बहुत अच्छे से क्या फाइंड आउट करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्चुअली में जो मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे वे मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, पाथ लेंथ, क्योंकि उन्हें पता है मैं यहाँ पे थी पहले, मैं इस पॉइंट पे जब गई हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हूं, मैं ऐसे स्ट्रेट चल के आई हूं या मैं ऐसे घूम के आई हूं या मैं ऐसे घूम के गई थी पीछे, कैसे भी गई उन्होंने देखा है। लेकिन जो बाहर गया स्टूडेंट उसने ऐसा नहीं देखा कि मैं पहले कैसे खड़ी थी और अब मैं जो आई हूँ फाइनल पॉइंट पे मैं कैसे चल के आई हूँ, मैं ऐसे मूव करके आई हूँ, मैं ऐसे आई हूँ या ऐसे आई हूँ। तो जो बाहर जाने वाला स्टूडेंट है वो मेरी अच्छे से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, डिस्टेंस नहीं बता सकता। मतलब ये है, ये यहाँ पे मैं हूँ और मेरा फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, तो मेरे को मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, मैं यहाँ ऐसे गई हूँ, ऐसे गई हूँ, ऐसे गई हूँ इस पॉइंट पे या ऐसे गई हूँ। तो स्टूडेंट को नहीं पता मैंने कौन सा पाथ को ट्रेवल किया है, ठीक है, मैंने कौन सा पाथ चूज किया। लेकिन जो सामने बैठे मेरे स्टूडेंट उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है मेरे को, ठीक है, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, फाइनल और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सिर्फ डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्टेंस होता है ना वो ओवरऑल पाथ होता है कि आपने पाथ कैसे ट्रेवल की है। एक बेस्ट एग्जांपल और देती हूँ, समझने की कोशिश करना। क्या है, आपका एक कोई दोस्त है, आपसे आज मिला, ठीक है, उसने फिर
5 या 10 ईयर्स के बाद आते हैं, उस टाइम पे आपकी बहुत अच्छे से लाइफ सेट हो चुकी होती है, मतलब आपके अच्छे गवर्नमेंट जॉब है, फिर वो मिलता है, उस टाइम पे आपके पास क्या है, जॉब है। उसने मतलब आपका 10 साल से पहले का टाइम देखा था, आपकी सिचुएशन क्या थी, और उस टाइम पे देखा जब वो आपसे मिला 10 साल के बाद। क्या उसने बीच का पाथ देखा है कि आपने कितने दुख झेले हैं, कितने सुख पाए हैं, क्या कुछ आपने कितना स्ट्रगल किया, उसने नहीं देखा। सिर्फ वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताया उसको आपको कि हाँ इसने सिर्फ मिनिमम पाथ हो, उसको उसके माइंड में पहले तो ये इसका ऐसा था, लेकिन 10 साल बाद अगर वो देखता आपकी बहुत अच्छे से लाइफ सेट होती है, तो उसके माइंड में कुछ और ही होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी अच्छे से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने आपका स्ट्रगल देखा है, हर एक दिन देखा है, उसको बहुत अच्छे से पता आपने कैसे कैसे आप उस पॉइंट पे गए हो, कितने सारे स्ट्रगल के बाद आपने कैसा पाथ चूज किया था। समझ गए? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को। जो डिस्टेंस होता है वो कंप्लीटली पाथ डिपेंड होता है, डिस्प्लेसमेंट का कोई भी पाथ से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ फाइनल पॉइंट चाहिए और इनिशियल पॉइंट चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और है, न्यूमेरिकल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, उनको करते हैं। देखो एक पार्टिकल है यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, मैं एक पूछती हूँ, जैसे मेरे पास ये मार्कर है और मैंने इस मार्कर को यहाँ से लेके ऐसे थ्रो किया। अब आप मत मुझे बताओ, मेरे पास ये मार्कर था, फील करने की कोशिश करो, समझो अच्छे से। ये मार्कर था, यहाँ से ये मेरा ऐसे, और मैंने इसको थ्रो किया और ये फिर वापिस आ गया ऐसे, इसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया, यहाँ से गया और ये वापिस आ गया। मान लेते हैं इसकी जो हाइट है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट तक है, इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं, मैंने सपोज किया 20 मीटर है। अब मुझे इस क्वेश्चंस में मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट क्या आएगा। देखो डिस्टेंस सिंपल है बेटा, डिस्टेंस का तो टोटल पाथ, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, यहां से गया, इसको पता है मेरे को, मेरा पाथ तो यही है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 20 मीटर, फिर वापस आया, फिर भी 20 मीटर रहेगा, घटने वाला तो नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट, थिंक अबाउट टर्न, उसने जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजिशन पे आया, उसने क्या किया, टर्न किया। जैसे ही उसने टर्न किया, डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ डिक्रीज होती चली गई, और कहाँ आ गई, जहां पे इनिशियल पॉइंट था सेम वही, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे मार्कर को थ्रो किया था सेम वही आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या हो गए, मैच हो गए और मिस कोइंसाइड कर गए, और वहां पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो डिस्टेंस है इस केस में 40 मीटर है, एंड डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में 0 है। सो जब भी आ जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो ग्राफ का क्वेश्चन हो, थिंक अबाउट टर्न, राइट। ये आपको बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस केस में है, ध्यान से देखो, मोरल ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मोरल क्या है, इफ अगर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट है 0 होने पर भी डिस्टेंस मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0 हो भी सकती है डिस्टेंस और 0 नहीं भी हो सकती है। समझ गए? ये था हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखो इसने कहा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 होने पर डिस्टेंस में और मे नॉट बी 0। डिस्टेंस में 0 कब हो सकती है, जब पार्टिकल रेस्ट में है, मीन्स पार्टिकल एट रेस्ट। हर पॉइंट के बारे में देखो, पार्टिकल एट रेस्ट। एंड मे नॉट बी मीन्स पार्टिकल ने कुछ मूव किया है, मूव बट मूव किया है लेकिन वो वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं आया। समझ गए? तो इसमें बहुत ध्यान से देखना। मे डिस्टेंस 0 कब होगी, जब पार्टिकल एट रेस्ट में रहेगा। मे नॉट बी 0 मतलब पार्टिकल ने समथिंग कुछ डिस्टेंस मूव किया। समझ गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। मान लीजिए ये 3 मीटर है, पार्टिकल ने मूव किया 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये 4 मीटर है नॉर्थ डायरेक्शन। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मेजर करना। डिस्टेंस इज वेरी सिंपल, अवर फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज 7 मीटर, 5 मीटर एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। Our second option 7 meter, 5 meter at 37 degree east of north,
एंड 7 मीटर डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस सब में सेम है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या बतानी होती है, डायरेक्शन बतानी होती है, राइट। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस है, आप इजिली मेजर कर सकते हो क्योंकि आपके पास पाथ गिवन है 3 मीटर एंड हेयर 4 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, हेयर इनिशियल पॉइंट एंड हेयर फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास है, ईस्ट है। 3 मीटर 4 मीटर, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का 9 एंड 4 का 16 देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट सब में जो मैग्नीट्यूड है सब में सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है ऑप्शंस में, जस्ट ओनली आपको क्या देखना है, डायरेक्शन देखनी है। अब यहाँ पे देखो आप एक ऑप्शन, एक या दो ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखो आप 7 मीटर 5 मीटर है आ गया, ठीक है, नन ऑप्शन होने नहीं वाला, डायरेक्शन इन्हीं में से कोई एक आएगी, नॉर्थ और ईस्ट है, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट इसमें है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट इसमें है, ऑप्शन ये विकल्प, ऑप्शन ये विकल्प ना, और ऑप्शन या तो फर्स्ट ठीक हो सकता है या फिर थर्ड ठीक हो सकता है। अब उसने डायरेक्शन पूछी, डायरेक्शन देखो ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ किसका है, ईस्ट का, हमने डायरेक्शन बतानी तो नॉर्थ किसका है, ईस्ट का है, तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगी, समझ गए, तो ये क्या आएगी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नाउ आवर थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ये ध्यान से देखो क्वेश्चन, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन भी मैंने छाट के लिखे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर ही किसी एग्जाम के क्वेश्चन हम देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन देन 4 मीटर इन नॉर्थ एंड देन 5 मीटर आउटवर्ड्स देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, आपको ये बतानी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप दोनों को फाइंड आउट करनी है। देखो ये क्वेश्चन है, आप पहले खुद करो, पॉज करो वीडियो को, खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को 3 मिनिमम मेथड से करवाने की कोशिश करूंगी और आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी। देखो आई थिंक आपने पहुंच किया वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया होगा, जिसको आया उसको लिए ठीक है, जिसको नहीं आया है वो ध्यान से देखो, जिसको आया है आपने एक मेथड से किया होगा, आप देखो सेकंड और थर्ड मेथड से आप कैसे सोल्व कर सकते थे, और इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो आप पिक कर सको, जो आपका टाइम है वो एग्जाम में सेव कर सके 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। देखो इसलिए कहा 3 मीटर इन ईस्ट, मैंने ये 3 मीटर है इस डायरेक्शन में लिया, 4 मीटर इन नॉर्थ, ये 4 मीटर है एंड हियर 3 मीटर है इन नॉर्थ में, एंड देन 5 मीटर आउटवर्ड्स। मेन कंफ्यूजन यहाँ पे है 5 मीटर आउटवर्ड कैसे लूं, ठीक है। या तो आप अपने दिमाग में सोचो 5 मीटर आउटवर्ड मीन्स बाहर की साइड, जैसे ये 3 मीटर था, अब यहाँ पे 3 मीटर है, मेरे पास एक अदर मार्कर है, ये 3 मीटर लिया, ये 4 मीटर लिया, अब इसके यहाँ पे जो है 5 मीटर है वो आउटवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ है। अब आप कैसे मेजर करो, अब आप ऐसे करो बाहर की तरफ और फिर ऐसे करो, ऐसे, तो आपको वहां से मेजर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 3 मीटर ऐसे हैं, 4 मीटर ऐसे हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, एक्सट्रीम मतलब उसको बाहर से निकालने की, पॉइंट को बाहर से निकालो। अगर मैं 5 मीटर ऐसे निकाली, 3 मीटर और 5 मीटर का पहले ये देखो कितना आ गया, इन दोनों का अगर मैं निकालूंगी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 16 5 आ गया, तो ये कितना आएगा 5 मीटर, और 5 मीटर बाहर की तरफ था तो 5 मीटर यहाँ 5 मीटर यहाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया √15, तो यहाँ पे आ गया 5√2। एक ऑप्शन तो एक मेथड तो ये था, बाहर इमेज करने की सोचो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, नाउ अवर सेकंड ऑप्शन, सेकंड कैसे करेंगे मेथड, आप क्या करो, ये ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल बन गई, इसको रोटेट करो, मतलब जैसे ये था 3 मीटर और ऐसे था, 4 मीटर ऐसे था, अब ऐसे है ना, अब इसको रोटेट कर दो, मतलब ये नोक है इसको ऐसे उठा दो, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इसको बाहर की तरफ करो और इसको ऐसे कर दो, समझेंगे, मतलब ये ट्रायंगल है, इसको ऐसे कर दो, और अगर जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये वाला एक्सिस है, मतलब कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे ये 3 मीटर था तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये 5 मीटर था
जब आप इसको रोटेट करोगे बाहर वाला जो निकला हुआ था वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और अब आप ऐसे करोगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे मेजर करोगे 5√2 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता, फिर एक अदर थर्ड मेथड क्या है, उसने कहा था, क्या कहा था, 3 मीटर इन ईस्ट। तो ये है हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या किया, 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन में, ये मेरे पास 4 मीटर है नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो है मेरे पास है 5 मीटर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो मान लिया मैंने इसको है ये आई कैप डायरेक्शन में है, जो 4 मीटर ऊपर है ये जे कैप डायरेक्शन में है, और जो ये आउटवर्ड माना मैंने, इसको मैंने के कैप डायरेक्शन में मान लिया। समझो ध्यान से देखो, 3 मीटर है ये आई कैप डायरेक्शन में है, ये 4 मीटर है मैंने इसको जे कैप अलोंग वाई एक्सिस है, और जो आउटवर्ड था उसको मैंने के कैप मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन में मान लिया। अब इसको अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 9, 16 और 25, जस्ट मैंने स्केल किया। अब इनको ऐड करो तो क्या आएगा 50, तो यहाँ से क्या आएगा 5√2। दिस इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे आप 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इस मेथड में जस्ट मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये वाली जो एक्सिस थी जो बाहर की जो तरफ थी वो ऐसे आपकी बोर्ड पे आ जाएगी और आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो आप जस्ट माइंड में आप थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। 5 मीटर वो आउटवर्ड है, तो कैसे मैं उसको ऐसे मेजर कर सकती हूँ, समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटिव। मतलब ऐसे गया पार्टिकल, मतलब पहले पार्टिकल ऐसे था ओरिजिन से समथिंग कुछ भी पॉइंट पे, मैंने तो कोई भी पॉइंट लिया मैंने अपनी चॉइस से, फिर पार्टिकल यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने, तो आप है डिस्प्लेसमेंट तो आप इजी मेजर कर सकते हो, तो क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है, हेयर इनिशियल पॉइंट है। अब डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, पहले यहाँ की इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालोगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालोगे डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। लेकिन क्वेश्चंस कई बार कैसे आता है, जैसे ऐसे आ जाता है, या तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे है पार्टिकल आपसे मतलब पूछ लेगा पार्टिकल कहाँ पे, आपके पास सिचुएशन गिवन होगी पार्टिकल ने। अगर मान लेते हैं ये पूछ किया पार्टिकल यहाँ पे है, अगर पार्टिकल रोटेट करके से अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाता है, मतलब यहाँ पे सॉरी से इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगी। समझ गए, क्योंकि पार्टिकल यही चला था और पार्टिकल टर्न करके सेम अपने इनिशियल पोजीशंस पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। बट हेयर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 2πr। समझ गए, ये ध्यान से देखना, समझ गए। अभी इसके लिए मैं आपको एक वो बता देती हूँ रिजल्ट क्या आएगा। अगर आपको कभी भी अगर ऐसे पास सर्कल आ जाती है ना, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन करोगे थोड़ी लॉन्ग होगी, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे निकालोगे, 2r sin θ/2। आप डायरेक्ट ये वाला याद रखो फॉर्मूला, 2r sin θ/2। आप इजिली है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैंने मान लिया इसी पे था, यहाँ पे देखो थीटा उसने कंप्लीट रोटेट किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा sin 360 डिवाइडेड बाई 2, तो sin 180 की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं पार्टिकल है, जैसे ऐसे यहाँ पे था पार्टिकल, लेकिन उसने हाफ ट्रेवल किया यहाँ से ऐसे, मतलब पार्टिकल है यहाँ पे, अब वो पूछता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वैसे भी इजिली है अलोंग द डायमीटर, स्मॉल डिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर हम विजुअलाइज करके देखें, अगर ये r रेडियस का है तो यहाँ पे कितना आएगा 2r। लेकिन अब यहाँ से देखते हैं, उसने 180 का एंगल ट्रेवल किया था, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 से 90 एंड sin 90 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 2r आएगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो बहुत अच्छे से, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2, 2 या 3 टाइम्स करो, 2r sin θ/2। क्यों, देखो 2r रहने वाला इसमें, ये जरूर है, r भी रहेगा और 2r भी साथ में। आपको साइन का एंगल हाफ रखना है, समझ गए ऐसे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, वो या तो सर्कल लिख देगा या फिर सर्कल की इक्वेशन लिख देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। सर्कल की इक्वेशन अगर कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख दे, ऐसे आ जाए, तो आपको समझ लेना ये सर्कल की इक्वेशन है। अब कई बार इलिप्स की इक्वेशन दे देता है, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इलिप्स की कैसे गिवन होगी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन इलिप्स को करवा के, जैसे ये है x² अपॉन में 64 प्लस का x² अपॉन में 36 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, ये क्या है मेरे पास y² अपॉन में 36। तो ये अगर आपके पास ऐसे गिवन है तो ये क्या है हमारे पास है इलिप्स की इक्वेशन है। समझ गए। अगर आपके पास ऐसे गिवन है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है 64 है, तो मतलब क्या आएगा 8 x एक्सिस और y 6, तो हमारे पास जो इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब अच्छे से बना लेना। ये मेजर एक्सिस कितनी है 8 मीटर और माइनर एक्सिस कितनी है 6 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर वो पूछ लेता है, ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन थी, मैंने एक्स और वाई की निकाल ली। अगर मान लेता वो यहाँ पे था पार्टिकल और उसने यहाँ पे टर्न करके आया है, तो इस केस में जो है डिस्टेंस है वो क्या रहेगी और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट है आप ऐसे मेजर कर सकते हो, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। और जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर करोगे आप, लेकिन आपको क्या निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस मतलब बाहर का सरकमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए। अब इलिप्स का जो सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये 1/4 पार्ट के लिए अगर मैं इसकी डिस्टेंस मेजर करूंगी तो हमारे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा पाई a प्लस का b डिवाइड में 1/4 के लिए, तो यहाँ मैं 4 से डिवाइड करूंगी, समझ गए। अब डिस्टेंस है वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट आर्म है, आप इसमें बहुत इजी से मेजर कर सकते हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पे देख लेता, अगर वो हाफ के लिए पूछता है तब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये रहने वाली थी, लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वो सॉरी डिस्टेंस है वो यहाँ पे हाफ आ जाएगी, समझ गए। जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हमें पाथ को देखना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने एरिया का फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे ऐसे होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस है, हमें वो देखना है, समझ गए, पाथ देखना है, हमें एरिया से एरिया मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे अभी तक जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस मुझे लगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो मैंने आई थिंक करवा दिए हैं। अब मैं कल करवाऊंगी स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक, बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ध्यान से देखना। स्पीड और वेलोसिटी का विदाउट पेन कॉपी करोगे आप क्वेश्चन, ये देखना। अभी तक आपने जस्ट फॉर्मूले ही रीड किया और लास्ट में आपका टाइम होता है, आपके पास सिर्फ यही होता है, बहुत सारे पेज होते हैं, कॉपी बन जाती है, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को ऐसे देखते रहो, याद करते रहो, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, आपको ऐसे नहीं करो बेटा। जहां पे आपको लगता है हाँ ये क्वेश्चन 3 या 4 पेज का हो सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो, आप फॉर्मूलों को यूज करो, नो डाउट। लेकिन जहां पे लगता है आप क्वेश्चन को मैथ से मतलब अपने दिमाग में सोल्व करके आप इजिली एनालाइज करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, देन क्या क्यों आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मत करो उसको, समझ गए। तो मिलते हैं कल, ठीक है। और आप प्लीज मुझे बताना आपको डेली कितनी वीडियो चाहिए, मैं प्लीज बहुत कंसंट्रेट करूंगी इस चीज के लिए, आपके लिए एक बनाओ जितनी भी आपको होंगे, लेकिन आपको पढ़ना डेली है, पढ़ना डेली पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप आने वाला फ्यूचर हो, आपने फ्यूचर को कैसे बेटर बनाना है, ठीक है, ये आप पे आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आज आप अच्छा टीचर बनोगे, कल जितना आप अच्छे से टीचर बनोगे आज, कल उतना ही आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं, पहले 10 साल पहले क्या होता था, हमारे टाइम पे ऐसे ही पढ़ा देते थे, रियलिटी यही है। जब तक किसी को भी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक वो स्ट्रगल करता है, लेकिन जैसे उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई वो स्ट्रगल करना अपने लाइफ में छोड़ देता है, ठीक है। उसने बस फॉर्मूला लिखा, बच्चों को पढ़ा दिया। लेकिन अगर आपको एक अच्छा टीचर बनाना, अपना नाम कमाना है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपने अच्छे से ही पढ़ाना है बच्चों को, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप फटाफट मुझे कमेंट करना, ठीक है। और प्लीज जितना ज्यादा हो सके शेयर करना, ताकि दूसरों को भी इस चीज का पता लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।